नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो एक नया इनिशिएटिव मैं लेके आया हूं डेली करंट अफेयर का। ठीक है, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। मैं इसको डेली 6 बजे सुबह अपलोड हो जाएगा वीडियो, आप इसको डेली देख सकते हैं। और ये वीडियो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी कोई जो विजन आईएएस मैगजीन आती है, जैसे आप जानते हैं इनसाइट आईएएस आती है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, पीआईबी है, ठीक है। तो मैं इन्हीं सब का मेरा सोर्स है। जी हाँ, मैं इस कोचिंग वाला भी सोर्स है मेरा, कि जो इम्पोर्टेंट है, करेक्ट्स है, जो डेली आता है, मैं उसी को आपको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, कुछ भी इधर उधर की बातें किए बिना मेनली फोकस जो पॉइंट हमारा इसको पढ़ने का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा वीडियो जो है मैक्सिमम 10 to 20 मिनट का रहेगा। ठीक है, वैसे 20 मिनट तक जा सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें समझाऊंगा भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि जिन तक कि अभी तक चैनल नहीं पहुंच पाया, तो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखिएगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं आज का क्या है जी। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। आपको पता है जो एनसीईआरटी अपनी सीरीज निकालती है, एनसीईआरटी जो किताबें निकालती हैं, तो ये एनसीएफ फ्रेमवर्क की तरह होता है। ठीक है, तो एनसीएफ जो फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है, स्कूल एजुकेशन 2023 का जो इस समय नया आया है, आप जो चल रहा है इस समय, ठीक है, वो एक नई सरकार ने एक कमेटी गठन किया। क्या उसका नाम क्या? कार्तिक रमन कमेटी। नाम याद कर लीजिए, कार्तिक रमन कमेटी। एक कार्तिक रमन जी कौन है? ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। इनको एक टास्क दिया गया है, कैसे जो एनसीईआरटी किताबें हैं उसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस सीटी यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को ऐड किया जाए। ओके, ये हमारे जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, साइंस में, मतलब कैसे एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसको अच्छे से पढ़ाने में, और बच्चों के अंदर कैसे एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप किया जाए। ठीक है, समझिए अभी क्या होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में बता दूं। एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, मैं आपको बता दूं, सीटी क्या है? एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो कि जैसे कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स, जो एकदम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आप तोड़ते हैं पहले, ठीक है, मतलब उसको समझते हैं क्या है, फिर उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कंप्यूटर काम करता है, तो एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग लाना है आपको, मतलब कंप्यूटर का एकदम सोचना नहीं कि हज़ारों करोड़ों जो सॉल्विंग है वो एक साथ करते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर वे में जैसे कंप्यूटर काम करता है एक प्रोसेस बाय प्रोसेस, उसी तरीके से अपने बच्चों के अंदर एक थिंकिंग डेवलप करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग भी कहा जाता है उसको, अलग नाम दिया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, ये थोड़ा अलग है इससे। तो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैसे बच्चों के अंदर पैदा करना है, ठीक है, तो उसको एक कौन सी कमेटी के नाम क्या इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, कार्तिक रमन कमेटी। ठीक है, तो क्या करना है उसके अंदर, जो एनसीईआरटी बेस्ड जो कैरिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अंदर कैसे एआई का इस्तेमाल किया जाए, बच्चों को पढ़ाने में एआई का इस्तेमाल कैसे हो, और बच्चों के अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है उसको कैसे डेवलप की जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। यूएस चाइना का मीटिंग है। अच्छा, आज हुआ क्या है, आप न्यूज़ में अगर देखे होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप किससे मिले? सी जिनपिंग जी से। ये कौन है? चाइना के राष्ट्रपति हैं, बाकी आप सब जानते हैं। हुआ क्या है कि जब इन दोनों मिले तो अमेरिका ने क्या कहा कि मैं आपका 10% जो टैरिफ लगा रखा हूँ उसको कम कर दूंगा। पहले क्या था, पहले अमेरिका ने 37, नॉर्मल जो सिचुएशन में टैरिफ कितना था 37%। ट्रम्प ने क्या बोल दिया कि हम 20% एक्स्ट्रा लगाएंगे, किस पे? चाइना पे। तो कितना हो गया? 57%। अब जब आज मिले तो बोले कि हम 10% कम कर देंगे, तो अब ओवरऑल इफेक्टिव टैक्स कितना लग जाएगा, टैरिफ कितना लगा है चाइना पे? 47%। ठीक है, इस समय कितना? 47% है। अच्छा, इस समय दुनिया में पहले भारत पे 50% था, अभी भी भारत पे 50% है, पहले चाइना पे 57 था, अब कितना? 47 पे है। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि चाइना से ज़्यादा इस समय टैरिफ भारत पे लगा हुआ है। ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अच्छा, इसमें हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि चाइना ने अमेरिका मान गया? अमेरिका मान क्यों गया? चाइना ने भी कुछ चीज़ें बोला कि मैं कहा कि सर मैं एक चीज़ें करता हूँ, कुछ चीज़ें करूँगा।
क्या करूँगा, चाइना ने बोला जो कि मैं आपको सोयाबीन नहीं लेता था, कहाँ से, यूएस से पहले चाइना को सोयाबीन एक्सपोर्ट होता था। अच्छा, ये सोयाबीन का मार्केट जो है, ये जो किसान है वो कौन उगाते थे, ये मेनली जो लोकल किसान जो कि काफ़ी ट्रम्प के सपोर्टर माने जाते थे। ठीक है, अब ट्रम्प साहब कि किसान नाराज हो गए, ट्रम्प ने बोला भाई चाइना कुछ करो, तो चाइना ने बोला ठीक है हम सोयाबीन लेने के लिए तैयार है। ट्रम्प ने कहा और भी कुछ कर दो, ट्रम्प तो चाइना ने कहा ठीक है, जो हमने रेयर अर्थ मेटल्स का जो हमने बैन लगा रखा था, रिस्ट्रिक्ट कर रखा था एक्सपोर्ट, उसको भी हम ढीला कर दे रहे हैं अगले 1 साल तक के लिए। ठीक है, बोला ठीक है, अब क्या करेंगे आप, तो चाइना ने, अमेरिका ने बोला हम 10% टैक्स आपका कम कर देंगे। अच्छा, ये 10% जो 20% टैक्स लगाया क्यों था अमेरिका ने, अमेरिका का ये मानना है कि चाइना जो है कुछ ऐसे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है, किसे, मैक्सिको और बगल के देशों को, जैसे कनाडा हुआ, बाकी लैटिन अमेरिका देश हुए, क्या, एक ड्रग होता है, ठीक है, फेंटानिल, फेंटानिल याद कर लीजिए, फेंटानिल, इसको बनाने में चाइना सपोर्ट कर रहा है, जो कि फेंटानिल ये जो यूएस मार्केट में आ गया है, और जो यूएस का यूथ है ये ड्रग एडिक्ट हो चुका है। ठीक है, फेंटानिल एक टाइप का ओपियम होता है, ड्रग्स होता है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए इसमें, जैसे मॉर्फिन होता है, हेरोइन होता है ना, हेरोइन होता है, मॉर्फिन होता है, तो किसका, फेंटानिल के बारे में, ये इसके कारण, मेन कारण यही था जिसके कारण अमेरिका ने 20% का टैक्स लगाया था, टैरिफ एडिशनल, ये पेनाल्टी के रूप में लगाया था। ओके, अब इन्होंने कह दिया है कि इसी को हम 10% कर देंगे। तो ये सब एक छोटा सा जो बातें हुई मैं इसको बता रहा हूँ। एक चीज़ और हुआ, ट्रम्प ने इसको, जो मीटिंग हुआ यूएस और चाइना के, इसको G2 का नाम दे दिया, बोला G2। अच्छा, ये G2 है क्या चीज़, इसको ग्रुप ऑफ 2 कहा जाता है। ये 2005 में एक CF बर्गस्टन, ये यूएस इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इसका नाम दिया था, इस नाम याद कर लीजिएगा, बर्गस्टन। G2 मेनली कुछ है नहीं, ये चाइना और रसिया, दो ग्रेट नेशन, सॉरी चाइना रसिया कह रहे हैं, दो बड़े पावरफुल जो नेशन है, चाइना और यूएसए, इकोनॉमिकली पावरफुल है, मिलिट्री भी पावरफुल है, आपको पता ही है। तो ये दोनों जब एक हो जाएंगे तो ये एक G2 ग्रुप दे दिया गया। अच्छा, इसे कुछ होना है नहीं, होना देना कुछ है नहीं भविष्य में, हो क्या, क्योंकि जब अब मेन दो, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में इलेक्शन है, अब बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ने लगे, तो क्या कोई मैटर, कोई रह गया भारत में, कुछ इलेक्शन कोई मतलब रह गया, नहीं रह गया, तो इसका कुछ होना नहीं है। लेकिन फिर भी जो है इसका नाम दिया गया कि हम दोनों एक हो जाते हैं। इससे होना क्या होगा, इससे इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, आपको मैं वो बता दूं। इससे जो रिलेवेंस है, पहला इम्पैक्ट याद कर लीजिए, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, G2 ग्रुप अगर बन गया, ऐसा कुछ हो गया कि यूएसए और चाइना एक हो जाए, तो इम्पैक्ट क्या आ सकता है, जो रिलेवेंस है रीजनल ग्रुपिंग का, वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों कम हो जाएगा भाई, जो रीजनल ग्रुपिंग्स अभी तक बनते थे, मेनली क्यों बनते थे, चाइना को कंटेन करने के लिए। ओके, चाइना को कंटेन करने के लिए, जैसे क्वाड, ठीक है, क्वाड ग्रुप बन गया। क्वाड में कौन से 4 देश आते थे, जापान आता था, ऑस्ट्रेलिया आते थे, यूएसए आता था और इंडिया आता था। एक था ऑकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। तो ये जो रीजनल ग्रुपिंग है, जो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में बनाया गया था चाइना को कंटेन करने के लिए, इसकी रिलेवेंसी कम हो जाएगी। एक सेकेंड इम्पैक्ट आ सकता है, डुओपॉली नेचर आ जाएगा दुनिया का। डुओपॉली मतलब क्या हो जाएगा, या फिर आप बाइपोलैरिटी कह सकते हो। ठीक है, बाइपोलैरिटी आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस शिफ्टिंग हो जाएगी कि हाँ सिर्फ चाइना और यूएस ही, सिर्फ दो एक बहुत बड़े देश हैं। ठीक है, और जो मल्टीपोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि जो ग्लोबल शिफ्ट है वो चाइना पे डिपेंड ज़्यादा हो जाएगा। ग्लोबल चाइना पे डिपेंडेंसी, तीसरा इम्पैक्ट आ सकते हैं कि ग्लोबल शिफ्ट क्या कहते हैं, शिफ्ट हो जाएगा चाइना डिपेंडेंसी, क्योंकि पता है कि चाइना रॉ मटेरियल का, जब सबसे बड़ा कोई भी रॉ मटेरियल, किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल सब चाइना का मेन एक्सपोर्ट होता है। ओके, तो ये चाइना पे फोकस ज़्यादा हो जाएगा, तो चाइना का ज़्यादा मेनली बढ़ जाएगा मामला, कि दबदबा दुनिया में बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, यूएस का, चौथा, यूएस का जो एक डिपेंडेंसी थी इंडिया पे, ये कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब चाइना से कुछ मामला इनका रहेगा नहीं, गया मामला बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यूएस, तो इंडिया को इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो इंडिया का जो एक ग्लोबल स्टेचर था, ग्लोबल स्टेटस था कि हाँ इंडिया इंडिया इंडिया, तो वो थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, कम क्या हो सकता है, ये भविष्य में एक ऐसे ही जो इम्पैक्ट बताया हूँ, एक ऐसी संभावना व्यक्त की गई किसके द्वारा,
एक्सपर्ट्स द्वारा, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने जो बताया, मैंने जो पढ़ा मैं वही आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इम्पैक्ट आ सकता है G2 ग्रुपिंग का, और यूएस चाइना की मीटिंग में आज किया हुआ है, मैंने वो आपको बता दिया है। अगर आपको फिर कंफ्यूज हो रहे हैं मैंने क्या क्या बोला, तो आप पीछे बैक जाके उसको सुन सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। आज हुआ क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट बना है जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। बोलो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके साथ मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा बोला क्यों है? बोला ऐसा 2-3 कारण बताया है। पहले कारण क्या मैं आपको बताता हूँ, और क्या बोला इस पे, किस केस में बोला, उसका नाम है रितु कुमारी केस। याद कर लीजिए कौन सा नाम है, रितु, RHUTI, रितु कुमारी केस में क्रिप्टो करेंसी को एक प्रॉपर्टी बता दिया है। किसने? मद्रास हाई कोर्ट ने बता दिया है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि जो ये आपका जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, ये कैपेबल है किसके लिए? बीइंग एंजॉयड, ठीक है, एंजॉयड, आप इसको यूज कर सकते हो सही से, मतलब एंजॉय कर सकते हो, पजेस्ड आप इसको रख सकते हो। ये सब टर्म्स हाई कोर्ट ने यूज किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड बीइंग हेल्ड इन ट्रस्ट, ठीक है, आप इसको रख सकते हो फ्यूचर क्या ट्रांजेक्शन करने के लिए भी, मतलब एक ट्रस्टेबल कॉइन, ट्रस्टेबल आप पैसा के रूप में है, ठीक है। किसने बोला है? ये मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है। इसके साथ साथ ये भी बोला है कि जो ये क्रिप्टो करेंसी, अच्छा क्रिप्टो करेंसी होता क्या है मैं आपको पहले अलग से बता दूं। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है सर? कि इसके पीछे किसी भी एजेंसी की बैकिंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये रुपया होता है ना, रुपए भारत में है, ठीक है, इसका ऐसा चिन्ह होता है, इसको RBI इशू करती है, ठीक है। तो इसकी जो भी इसकी मनी सप्लाई जो भी जैसा भी होता है, इसको RBI ध्यान देता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पीछे नहीं होता। एग्जाम्पल बिटकॉइन, ठीक है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ओके। इसी के साथ साथ हाई कोर्ट ने क्या क्या बोला है मैं आपको ये बता दूं। हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्या है? ये एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है, ठीक है। उन्होंने बोला ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है अंदर इंडियन लॉ। दूसरा इन्होंने बोला है कि ये जो करेंसी है ये एक स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं लिया जा सकता। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है जब कभी आप कोई चीज़ लेन देन करते हो, कुछ खरीदते हो या बेचते हो, जैसे कोई स्टॉक हो गया, कोई कमोडिटीज़ हो गई, रियल इस्टेट में कुछ भी आप जो खरीदते हो बेचते हो, वो शॉर्ट टर्म प्राइसिंग पे, जैसे मान लो जो प्राइस उसका बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, और क्विक प्रॉफिट पे काम जो करता हो, जो कोई चीज़ें क्विक प्रॉफिट पे निर्भर होती हो, ठीक है, ये काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए अगर ये मतलब जो क्रिप्टो करेंसी को मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में नहीं आता है, ठीक है, पर ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है, ठीक है। और ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के किस एक्ट के तहत नहीं आता है? 1961 IT एक्ट, ठीक है, जो IT एक्ट 1961 उसके तहत उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये मेनली ये बातें रह गई जो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित बातें थी, मैंने कहा इसको आपको बता दूं क्या है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओशन बेस्ड। देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ओशन बेस्ड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ओके। देखिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। अच्छा इसमें मेन क्रक्स क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी कहानी आप ये कार्बन से संबंधित कैप्चरिंग या कुछ भी इधर उधर आप देख रहे हो, तो आप एक चीज़ मेनली आप मान के चलिएगा, कार्बन को एटमॉस्फेयर से आपके जो पर्यावरण है इससे कम करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब कम आप कैसे कैसे कर सकते हो? पहला कम कैसे कर सकते हो? या फिर ग्रीनरी इतना बढ़ा दो, पेड़ पौधे ट्रीज खूब ढेर सारा कर दो, ठीक है, तो कार्बन कैप्चर होने लगेगा। कार्बन कैप्चर होने का मतलब क्या? कार्बन कम होने लगेगा। तो जो ये पेड़ पौधे हैं ये कार्बन सिंक का काम करेंगी, ठीक है। कार्बन सिंक क्या होता है? जैसे आप नहीं, आपके किचन में सिंक होता है,
पानी खोलोगे तो सब पानी इकट्ठा होकर बीच में चला जाता है, इकट्ठा एकदम नीचे पाइप से कहीं और चला जाता है, तो ये सिंक है। तो कार्बन सिंक का मतलब क्या, जो चीज़ कार्बन को सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके, उसको कार्बन सिंक कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन सिंक का काम करेगा, या फिर ये इन्वायरमेंट करेगा, या फिर आप खुद करो। आप खुद कैसे करोगे, कार्बन को कैप्चर करो, उसको स्टोर करो। ठीक है, तो ये टेक्निक आती है, इसको किस टेक्निक के तहत कहते हैं कि आप जियो इंजीनियरिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी इसको जियो इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जियो इंजीनियरिंग करो आप इसके पीछे। तो जैसे ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ सोर्स है, ये देखिए कार्बन, ये पॉइंट ऑफ सोर्स है, इसको आप CO2 कैप्चर कर रहे हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो भाई। ठीक है, अब CO2 ट्रांसपोर्टेशन, अब क्या करोगे, इसको जमीन के अंदर, अच्छा आप जमीन के अंदर क्या कोई अलमारी बनाओगे, कोई कुआं खोदोगे, नहीं। होता क्या है, कुछ मान लीजिए ये एक सब बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ऑयल, मान लीजिए यहाँ पे तेल है ढेर सारा, ठीक है, तेल है, यहाँ गैस है, कुछ भी है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, मतलब आप इसका यूज कर लेते हो, तो ये जगह खाली हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जगह खाली हो गया। जब ये जगह खाली हो गया, जब ये सॉरी हाँ, जब ये जगह खाली हो गया, तो ये जगह यहाँ पे कुछ भरा जा सकता है ना, तो आप इसी कार्बन को इसी में भर दो, कैप्चर करो, कंप्रेस करो। ठीक है, और इसी में भर दो, तो इसी को कहते हैं ओशन बेस्ड CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। जो ऑलरेडी जो आपने तेल निकाल दिया, जो गैस निकाल दिया है, और जो भी स्टोरेज बचा है, उसका आप इस्तेमाल करो। ठीक है, इसको कहते हैं। अच्छा, कुछ टेक्निक्स हैं, क्या टेक्निक हो सकती हैं, इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, और कैसे कर सकते हो। इसके अलावा जो अब मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा क्या कर सकते हो। ठीक है, एक होता है पहला ओशन अल्कलिनिटी एनहेंसमेंट। ठीक है, अल्कलाइनिटी जो है उसको बढ़ा दीजिए। तो जो अल्कलिनिटी है, ठीक है, सॉरी, जब ज़्यादा अल्काइन हो जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो वाटर है उसकी कार्बन कैप्चरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी, ओशन वाटर की। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो पानी ओशन वाटर होता है, ये बैलेंसिंग करता है। ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, जब ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा कोई चीज़, तो उसको पीएच कम होने लगेगा, सॉरी पीएच बढ़ने लगेगा, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए कार्बन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जब कार्बन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड बनने लगेगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनेगा तो पीएच कम होने लगेगा, जब पीएच कम होने लगेगा तो बैलेंसिंग होने लगेगी। ठीक है, तो एक होता है ओशन, ठीक है, अल्कलिनिटी एनहेंसमेंट, ठीक है, OAE। दूसरा क्या होता है, दूसरा टेक्निक क्या होता है, दूसरा टेक्निक होता है ओशन फर्टिलाइजेशन। ओशन फर्टिलाइजेशन क्या चीज़ है, तो इस फर्टिलाइजेशन ये क्या चीज़ है, आप कुछ ऐसे मिनरल्स या कुछ ऐसे क्या कहते हैं, कुछ तत्व होते हैं, आप जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आप उसको ऐड करते हो। उससे क्या होगा कि जो अंदर के जो आपके एल्गल ब्लूम है, ठीक है, होने लगेगा। यानी कैसे, एल्गल ब्लूम तो एक अलग हो गया, फाइटोप्लैंक्टन आप जानते होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि पेड़ पौधे जो समुद्र के अंदर होते हैं। पेड़ पौधे क्या, वो जीवाश्म टाइप के होते हैं, जैसे काई देखते नहीं है, सड़क पे काई जमी रहती है पानी के आसपास, कहीं काई हरी हरी, उसी को समुद्र के अंदर फाइटोप्लैंक्टन कह दीजिए आप, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। ये क्या करेगा, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा। जो पेड़ पौधे बाहर काम करते हैं, वही पेड़ पौधे, ये फोटोसिंथेसिस करता है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, कार्बन का जब इस्तेमाल करेगा तो ओशन में, और जब ओशन में जब कार्बन की डिमांड आने लगेगी तो यहाँ पे कार्बन कम होने लगेगा। ठीक है, कार्बन कम होने लगेगा तो यहाँ पे इसकी अल्कलिनिटी बढ़ने लगेगी, फिर ओशन एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या मेथड हो सकता है, और भी इससे बायोलॉजिकल कार्बन कैप्चर होने लगेंगे, बायोलॉजिकल, वही ब्लू कार्बन सिंक। ठीक है, मैंग्रोव्स को बढ़ा दो, मैंग्रोव्स बढ़ने लगेंगे, तो जो पेड़ पौधे की बात मैंने कर दिया। तो आप मेनली जो आपको बताना था कि ओशन बेस्ड CCUS जो ये है, ये दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ने लगी है, अब लोग इसके तरफ जाने लगे हैं, कार्बन कैप्चरिंग के इस प्रोसेस की तरफ जाने लगे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, क्या है, लैंड सब्सिडेंस इन इंडियन मेगा सिटीज़ की बात हो रही है। मेनली बात क्या है कि सैटेलाइट डेटा जो होते हैं ना, सैटेलाइट डेटा के तहत ये पाया गया, कुछ भारत के जैसे 5 महानगर है, 5 बड़े मेगा सिटीज़ है। कौन कौन से हैं, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, ओके, और क्या है, कोलकाता है। इसमें यह पाया गया कि 2015 से 2023 तक
लैंड सिंकिंग हुआ है यहाँ पे। इसका कारण क्या है आप बता सकते हो? ओवर पॉपुलेशन। जब ओवर पॉपुलेशन होगा, ठीक है, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका डिप्लीशन, मतलब उसका डिप्लीशन बढ़ जाएगा। डिप्लीशन बढ़ने का मतलब है उसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में होने लगेगा। ओके, तो जब अधिक मात्रा में इस्तेमाल होगा तो जब वाटर कम होने लगेगा तो जगह जब गैपिंग आने लगेगी तो ज़मीन खिसकने लगेगी। ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन, ये सब चीज़ें हैं। तो इससे प्रॉब्लम होती है, लैंड सब्सिडेंस इसमें बढ़ने लगता है। ठीक है, और इससे माना यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। ठीक है, एनुअली 51 mm, हर साल 51 mm। ये आपको लग रहा है तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर 51 mm, ये सब क्या है? लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जब ज़मीन जाने लगती है ना, तो जैसे आपको पता ना कि घर की आपकी ज़मीन छिन जाए तो कैसा लगेगा आपको, तो ये समझिए नेचर की ज़मीन जो है खिसक रही धीरे धीरे। ये बहुत से प्रकार की प्रॉब्लम लेके आने वाली है। जैसे कि आप देखते हैं रोड कोलैप्स, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोलैप्स होने लगता है सड़कें, नहीं, पॉट होल्स, बड़े बड़े पॉट होल्स बनने लगते हैं, दरारें आने लगती हैं घरों में। ये सब प्रॉब्लम कैसे होगी? इन्हीं सब के कारण प्रॉब्लम होती है। ओके, तो हमको इन सब चीज़ों से बचना होगा। कैसे बचना होगा? आर्टिफिशियल रिचार्जिंग करना पड़ेगा ग्राउंड वाटर का। ओके, तो आर्टिफिशियल रिचार्जिंग करना पड़ेगा आपको, डीप सॉइल मिक्सिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कुछ एजेंट्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि सॉइल को स्टेबल बना के रखे, सॉइल को स्टेबल बना के रखे। ओके, तो ये था मेनली जो लैंड सब्सिडेंस का प्रॉब्लम था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक पर्सनालिटी न्यूज में थी, PM थेवर। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, पाशुपम माथुरमलिंगम थेवर। ठीक है, ये काफ़ी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और आज़ादी के बाद भारत में पॉलिटिकल लीडर भी थे। ठीक है, कहाँ से थे ये आते थे? तमिलनाडु से आते थे। अच्छा, इनको मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? क्योंकि हुआ क्या है कि आज जो वाइस प्रेसिडेंट है अपने, वो राधा कृष्णन जी, कहाँ से आते हैं? ये तमिलनाडु से आते हैं। तो इनको, उन्होंने इनको क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि दी थी। ठीक है, तो इनकी ईयर ऑफ लाइफ कहाँ से कहाँ तक है? 908, 1908 से लेकर 1963 तक ये थे। ओके, और ये काफ़ी वेल्दी फैमिली से आते थे। ठीक है, काफ़ी वेल्दी फैमिली से आते थे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, ये सुभाष चंद्र बोस के साथी भी थे। सुभाष चंद्र बोस थे, उनके साथी भी थे। इनको कुछ नामों से जाना जाता था साउथ में। किस नामों से जाना जाता था इनको? अनक्राउंड मोनार्क, ठीक है, मोनार्क, या फिर नेताजी ऑफ साउथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, नेताजी ऑफ साउथ के नाम से, या फिर द लॉयन ऑफ साउथ के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी रहे हैं साउथ में। ये टेम्पल मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए भी जाने जाते थे। ठीक है, अनटचेबल्स के अगेंस्ट जो मामले चलते थे कि छुआछूत को ख़त्म करने में इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका थी साउथ में। तो अब इनको आप गूगल करके इनका चेहरा आप देख सकते हो, क्योंकि आज ये न्यूज़ में थे इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, आइए नेक्स्ट अपना टॉपिक में जाते हैं। एक न्यूज़ में था आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर। अच्छा, न्यूज़ में सर क्यों था ये? क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें CGI, ठीक है, भारत के थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित हुए हैं। ओके, कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। इसके अभी वर्तमान में कौन है? BR गवई सर हैं। ठीक है, BR गवई सर है। BR गवई सर पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस भी रहे हैं भारत के, याद रखिएगा। पहले बुद्धिस्ट, ये बुद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, तो बुद्धिस्ट CGI भी रह चुके हैं। कौन? BR गवई सर रह चुके हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, आर्टिकल 123 के तहत ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये आर्टिकल 124 सॉरी, हाँ, तहत इनको पावर मिला हुआ है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को चलाने का। जिसे आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट चलाएगा। ये आर्टिकल 124 से स्टार्ट होता है भारत के संविधान से। मेनली CGI चुनने का जो प्रोसेस क्या होता है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। एक क्लोजियम होता है। ठीक है, क्लोजियम होता है
ये CGI प्लस सीनियर मोस्ट जो 4 जजेस होते हैं, ये क्लोजियम सब अपना काम करता है। इस सभी भारत सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, ट्रांसफ़र होता है, किसी हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है या फिर कोई ट्रांसफ़र होता है, तो ये सब मिला के क्लोजियम बनता है, तो ये सब काम करता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो सीनियर मोस्ट जज हो वही CGI बनते हैं, ठीक है। सीनियर मोस्ट जो जज हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, ठीक, क्लोजियम में से जाते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि 4 इंपॉर्टेंट जजेस के केसेस थे। पहला SP गुप्ता केस 1981 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, ठीक है, ये फर्स्ट जज केस है, इसको कहते हैं फर्स्ट जज केस। मैं ऐसे लिख दिया हूँ, आप समझ जाइएगा। फर्स्ट जज केस है SP गुप्ता 1981। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है जो कंसल्टेशन है ये कंकरेंस नहीं होता है। क्या, अभी बताता हूँ। कंसल्टेशन इज नॉट कंकरेंस इन विच टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जजों को अपॉइंट करने में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंसल्टेशन है, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को जो एडवाइस है, जो सलाह है, वो बाध्यकारी नहीं है, वो फाइनल नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ये SP गुप्ता केस 1981। फिर सेकंड जज किया जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का केस था 1993 में, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता सर कि नहीं, जो ये अभी तक ये बोला था कि नहीं है, अब यहाँ पे बोल दिया है, यानी बाइंडिंग है। और कैसे बाइंडिंग है? अच्छा, ये बाइंडिंग है, जो सलाह देगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। अच्छा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देगा तो अकेले क्या दे देगा क्या, फोन करके सर ऐसा करो? नहीं, एक क्लोजियम का सिस्टम बनाया गया। इसी सेकंड जज केस में बोला कि CGI प्लस जो सीनियर मोस्ट 2 जजेस होंगे, ये मिलके एक क्लोजियम का निर्माण करेंगे, ठीक है, क्लोजियम बनाएंगे और यही जो रिकमेंडेशन देंगे। अच्छा सर, तो क्या हुआ इससे? क्या हुआ इससे? सर ये हुआ कि एक थर्ड केस आया 1999 में। इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या स्पेशल रेफरेंस केस कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सर जो क्लोजियम बना हुआ ना CGI प्लस 2 जजेस का, इसमें 2 जजेस को और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया सर, CGI प्लस 4 जजेस हो जाएंगे, जो अभी अब मैंने आपको बताया था, जो अभी भी सिस्टम यही बना हुआ है। ये थर्ड जज केस था सर। एक और 4 जज केस था। क्या था ये 4 जज केस? ये 2015 में आया। इसके तहत आपको पता होगा ना कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी NJAC बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। तो 4 जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो प्राइमेसी है, क्या प्राइमेसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जजेस के अपॉइंटमेंट में, ये भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है सर, ठीक है। तो जो CGI चाहेगा वही होने वाला है। तो जो आप भारत सरकार से बोला, उसमें प्रधानमंत्री मोदी मतलब अभी भी हैं, उस समय बन चुके थे, बोला मोदी जी जो आप ये कमेटी बना रहे हो ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो आप क्या करें सर, इसको आप एक काम करिए मोदी जी, इसको रद्द कर दीजिए, ठीक है। तो ये 4 जजेस केस थे। तो ये न्यूज़ में था, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज का ये न्यूज़ कंटेंट खत्म होता है। कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।